हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, पार्ट 1 को खत्म किया। अब हम चालू क्या करने वाले, पार्ट टू इन बायोमॉलिक्यूल। पार्ट 1 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी जो हमारी क्या है, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर जो पोर्शन है जेई मेंस के सवालों का वो पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया। लेकिन बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स है लाइक एंजाइम्स, विटामिन, जो पर्टिकुलरली आपकी एक एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है जिसके अंदर से पूछे जाते हैं। अब उस एनसीईआरटी की टेबल में से पूछे जाते हैं तो बेटा उसे क्या होना चाहिए, उसे याद रखना जरूरी है। तो अभी जो हम सवाल डिस्कस करेंगे उसमें हम समझेंगे कि सवाल को अगर वो हमें पता है तभी उसको सॉल्व करने की। विटामिन और एंजाइम्स ऐसे हैं जो अगर हमें पता है तभी उनको सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा विटामिन किसके लिए यूज होता है और कौन सा एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 2 इन दिस पीवाईक्यू सीरीज उड़ान। चलिए पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे विटामिन एंड हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम प्रोटीन वगैरह सब कुछ क्या करेंगे, कंबाइन करके हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का सवाल है। सवाल दे रखा है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो बेटा हम जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि अगर आपका अल्फा यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा प्रोटीन का, वो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कौन सी होती है बॉन्डिंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज। सवाल क्या पूछा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना अल्फा हेलिक्स क्योंकि काम में आने वाली बहुत ही चीज है। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना पेप्टाइड बॉन्ड, ना ग्लाइकोसाइडिक, ना वॉन डेर वाल फॉर्मेशन, यानी वॉन डेर वाल फोर्सेस। यानी आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी निकल के आया है। अगला सवाल देखते हैं। मैंने कहा ना अगर हम बात करें ये जो टॉपिक बचे हुए टॉपिक है, इन टॉपिक अगर सवाल करने हैं तो सवाल में हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए चीजें याद होनी चाहिए, तभी हम सवाल को क्या कर सकते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। शुगर मोस्टली इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली। देखो ये कितना आसान सवाल पूछा गया, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज और आरएनए यानी राइबोज के बारे में। तो डीएनए के अंदर क्या होता है आपका बीटा डी2 डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए के अंदर क्या होता है बीटा डी राइबोज होता है। क्या यही प्रेजेंट होता है, बिल्कुल यही प्रेजेंट होता है। नहीं, क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको होता है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज तो डीएनए हो गया, वो तो नहीं, डीएनए नहीं होता। आरएनए के बारे में पूछा है, बीटा डी डी ऑक्सीराइबोज ये भी नहीं होगा। देखो बेटा ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। यानी ऑप्शन चेक करके भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी निकल के आता है। यानी इस तरीके के सवाल में अगर हमें चीज मान लो अगर हमें याद नहीं है तो बाय द ऑप्शन चेकिंग इस सवाल में केवल और केवल ऑप्शन देख के, केवल और केवल क्या, केवल और केवल ऑप्शन देख के हम सवाल का आंसर पता कर सकते थे। यानी बायोमॉलिक्यूल में क्या किया, सवाल देखा और आंसर मिल गया। ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अदर अगर आप कोई भी लेते हो, लाइक अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें सवाल को प्रॉपर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगला सवाल देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनइफेक्टेड बाय हीटिंग इज। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऐसा कौन सा है जो अनइफेक्टेड होता है बाय द हीटिंग। यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जब हम करते हैं तो हमें पता है क्वाड्रेनरी, टर्सरी, प्राइम और आपका सेकेंडरी से तभी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, लाइक अ बॉइलिंग ऑफ एग। लेकिन मेरे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये आपका क्या होता है, रिमेन अनइफेक्टेड होता है। दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। जस्ट लाइक आप लोगों को लग रहा हो कि सर आप तो पढ़ रहे हो आंसर कर रहे हो, बेटा इस तरीके के सवालों को हमें ऐसे ही करना होता है, हमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं, हमें क्या है दिस और सवाल कौन से जितने भी सवाल हैं सभी के सभी सवाल का एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पूछा गया, लाइन से सवाल है। जस्ट लाइक एस ब्लॉक आपसे पूछा जाता है, जब हम लोग पहले देखते थे, अगर पहले आप देखोगे सिलेबस रिड्यूस होने से पहले एस ब्लॉक में भी ऐसे ही सवाल आते थे। आइए स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2022 का सवाल है। पिछला सवाल भी किसका था, पिछला सवाल देखिए 2022 का था। जो मैंने आपसे पार्ट 1 में कहा था वही सेम बात पार्ट 2 में रिपीट हो रही। क्या,
अगर आपके कोई से भी बैच का कोई से भी सेशन का पेपर आया और अगर यूट्यूब पे लाइव है LNJE के चैनल पे, तो उसको देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। अगला सवाल देखो, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन इन एक्ट। कौन सा ऐसा है जो क्या होता है, डीनेचुरेशन प्रोटीन में पार्टिकल यानी कुछ नहीं बिगड़ता। सवाल क्या पूछा, ड्यूरिंग द हीटिंग कौन से ऐसे स्ट्रक्चर जो अनइफेक्टेड होते हैं। आपको पता है हीटिंग करके ही तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग में क्या आप हीट ही तो दे रहे हो एग को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉयल होके क्या हो रहा है, आपका अपनी स्ट्रक्चर बदल दे रहा है, क्या है, जो लिक्विड फॉर्म से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये भी तो वही है। तो क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता दो सर, ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यही है सर सवाल। यानी क्या करना है, इन सब चीजों में ध्यान रखने की बात है बेटा कि जो जरूरी है उसी को अटेम्प्ट करें, जो जरूरी है उसी को अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड ऑन द। एक सवाल देखा था स्ट्रक्चर ऑफ यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करी थी हमने। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या वही तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो हेलिक्स यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में घूम जाता है। तो क्या वही नहीं हो रहा है? हाँ सर ये तो वही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगेन रिपीटेड सवाल। क्या हुआ, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, यानी हर एक सेशन का सवाल भी रिपीट हो सकता है। तो सर इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर आएगा H बॉन्डिंग। सवाल ये पूछे या पूछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, क्या दोनों का आंसर एक ही, बिल्कुल एक ही आंसर। कौन सा निकल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकल गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विटामिन के ऊपर। देखो बेटा विटामिन भी एनसीईआरटी के बिल्कुल एक पेज पे लिखे हुए सारे, उन सभी विटामिन को याद होना चाहिए कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है और कौन से फूड में कौन सा विटामिन मेरा मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन इज स्टोर इन आवर बॉडी। क्या है, रिएक्टिवली। कौन सा ऐसा मेरे पास जो विटामिन है जो मेरी बॉडी के अंदर क्या होता है, रहता है रिएक्टिवली। अगर हम बात करें तो थायनिन एंड विटामिन ए, अगर हम दूसरा देखें विटामिन ए एंड विटामिन डी, एरोबिक एसिडिक एंड विटामिन डी। आपको पता है विटामिन ए एंड विटामिन डी मेरे पास क्या रहता है, बॉडी के अंदर रिलेटिवली क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। देखो हमें पता है विटामिन ए एंड विटामिन डी, आपको पता है विटामिन डी सनलाइट से मिलता है एंड विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रिच सोर्स ऑफ फूड लाइक अगर मैं बात करें यहाँ पर कि जो मिल्क होता है उसके अंदर भी क्या होता है, आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। आगे देखें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अगर आपके बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है। तो बता बेटा विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होगी, याद रखने का तरह के फॉर खून, के फॉर क्या है, खून। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो के मतलब खून, खून की क्या हो गई, खून से रिलेटेड बात होगी यानी ब्लड से रिलेटेड बात होगी। यानी अगर विटामिन डी की के की कमी है तो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा। तो अगर कहीं चोट लग जाएगी तो क्लोटिंग नहीं होगा तो ब्लड क्या होता रहेगा, निकलता रहेगा। यानी कि आंसर क्या निकला, इंक्रीजिंग इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। यानी क्या करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग अगर आपका 10 सेकेंड में बन रहा है, 15 सेकेंड में बन रहा है, या फिर आपका जस्ट अज्यूम किया उसके टाइम को इंक्रीज कर देगा। यानी ज्यादा क्या होगा, हमारी बॉडी में से ब्लड का लॉस होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर ए निकलता है। ध्यान रखना क्या है, विटामिन के फोर क्या रखेंगे, खून। याद रखने का तरीका, के फोर क्या है, खून, खून रिलीज कर रहा है, विटामिन के कम हो गया, खून कम कब होगा, जब वो रिलीज करता रहेगा यानी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर देगा। याद रखने के तरीके हैं सिंपल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास कि थायमिन एंड द आपका दे आर ऑल्सो नॉन द रेस्पेक्टिवली एज, कि किस नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको पता है दिस ऑल्सो नेम इज द विटामिन B1 एंड विटामिन B6, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो वही बात है बेटा, मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके के विटामिन के सवाल है भी हमें याद होने चाहिए क्योंकि ये क्या है, प्योरली एनसीईआरटी में गिवन है। मेन पार्ट किसका है, बायो से रिलेटेड पार्ट आता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्पफुल फॉर द डिलाइंग द ब्लड क्लॉटिंग। अभी आपने देखा था एक सवाल, विटामिन के रिलीज फॉर खून, खून से रिलेटेड होता है सवाल का आंसर। मैं इस सवाल को इस तरीके इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि जो भी आपके जेईई मेंस के पेपर यानी जो भी आपके पेपर मिलते हैं एक सेशन के बाद, जो भी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है उसको ज़रूरी है देखना। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसको सॉल्व करना जरूरी क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका आंसर भी क्या निकलता है बेटा, विटामिन के निकल के आता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सर्टेड इजीली। कौन सा ऐसा है एक्सक्रिएटेड इजीली। देखिए तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है बेटा, विटामिन B12 होता है। हम जब स्टार्टिंग में विटामिन स्टार्ट करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं A, B, K, तो उसमें से वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पता है B12 जो होता है आपका वाटर आपका क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल होता है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है बेटा, ऑप्शन नंबर डी निकल गया। अगेन इजी सवाल बेटा, बहुत इजी, इस तरीके के सवाल ही पूछे जाते हैं फॉर विटामिन। एंड आपके विटामिन और एंजाइम्स में क्या है, आपको चीज़ें याद होना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, रिएक्शन का पार्ट है और यूजेस का पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं, अगला है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है और हमें पता करना है कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। अगर मैं बात करूं विटामिन ए, अगर किसी की बॉडी में बेटा विटामिन ए की कमी है तो उसके अंदर क्या होगा, ज़ेरोक्थैल्मिया की क्या हो जाएगी डिजीज, कौन सा होगा, ज़ेरोक्थैल्मिया डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, ज़ेरोक्थैल्मिया डिजीज होगा। अगर मैं बात करूं थाइमाइन की, अगर बात करें किसी की बॉडी में थाइमाइन की कमी होती है, कौन सी कमी होगी बेटा, थाइमाइन की कमी हो गई, तो वहां से यानी क्या है, अगर किसी बॉडी में थाइमाइन की कमी है तो इसका मतलब क्या है, उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, बेरी डिजीज हो सकती है। वैसे अगर हम बात करें कि क्या है आपका एरोस्कोबिक एसिड है, अगर इसकी आपकी कमी होती है, एरोस्कोबिक एसिड की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारे पास क्या है, स्कर्वी डिजीज होने की चांस है। हमारी बॉडी में क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो सकता है। और ऐसे अगर हम बात करें राइबोफ्लाविन की, तो इसकी अगर आपकी क्या होती है डिजीज, अगर हम बात करें यानी हम 4D को देखें तो किसकी आपकी होती है, इससे आपका हो सकता है कैलॉक्सिस यानी डिजीज हो सकता है। यानी अगर हम चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकलता है, यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट निकलता है। क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है मेरा, ऑप्शन नंबर डी निकल गया। 2023 में भी बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था बायो मॉलिक्यूल से। अगला सवाल देखते हैं एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम से रिलेटेड जो सवाल है बेटा, ये हमारे प्रीवियस हम पढ़ के भी आते हैं और बायो मॉलिक्यूल में वापस से पढ़ाया जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। और ये पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है ये एक रिएक्शन की जो आप बात करें रिएक्शन टाइम है उसको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम कर देता है और रिएक्शन को बहुत ही फास्ट करता है। मतलब एक आपका एंजाइम मतलब मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है एप्लीकेबल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिएक्टिविटी फास्ट कर देता है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है और एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही वैलिड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि इन्वर्टेज क्या करता है बेटा, आपका जो केन शुगर होता है यानी शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के अंदर। यानी अगर मुझे शुगर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा इन्वर्टेज को। किसको यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टेज को यूज करना पड़ेगा। चलो सेकंड देखते हैं जाइमेज। अगर हम बात करें किसकी, जाइमेज की, तो जाइमेज अगर हम देखते हैं जाइमेज क्या करता है, जो आपका ग्लूकोज होता है यानी अगर इस ग्लूकोज को क्या करना है आपको एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, यानी अगर हमें ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जाइमेज का। हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जाइमेज का। अगर मुझे डाइस्टेट, क्या है बेटा, डाइस्टेज दे रखा है, डाइस्टेज क्या करता है, अगर हम डाइस्टेट की बात करें तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। यानी अगर आपको स्टार्च को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, डाइस्टेट का यूज करते हैं। और लास्ट एंड फाइनल माल्टेज, आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, स्टार्च से माल्टेज बना दिया, तो माल्टेज से ग्लूकोज बनाना है तो किसका यूज करेंगे, माल्टेज का ही यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। और जेईई मेंस 2022 का सवाल है।
यानी यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में जितने सवाल आते हैं, जिस तरीके से पैटर्न बनता है, किस तरीके से पैटर्न बनता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और जेईई मेंस में जो सेशन में पेपर होते हैं वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों उनके सवाल हमें आने चाहिए, क्यों वो सवाल हमें देखने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि वो कई बार सवाल एज इट इज़ रिपीट कर देता है, थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज करके। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, सीखिए, सवाल सीखिए किस तरीके से करना है और किस तरीके से क्या करना है, अपने सिलेक्शन को पक्का करना है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले और पार्ट्स में मिलेंगे और बातें करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके जेईई मेंस एग्जाम, सबका सिलेक्शन हो और सब लोग आप एकदम अच्छे कॉलेज में पहुंचे और कुछ लाइफ में अच्छा करें। थैंक यू एवरीवन।